नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी जो परीक्षाएं हैं वो बहुत अच्छे से संपन्न हुई होंगी और आपने बहुत अच्छा पेपर बनाया होगा। संस्कृत में ही नहीं, सारे विषय में आपके अच्छे नंबर आए होंगे। मैं ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ, ऐसा उम्मीद करता हूँ बच्चों। तो आप लोग बच्चों सभी कोई परीक्षा की कॉपी स्कूल में जमा करेंगे, फिर वहां पर उसे जांचा जाएगा और आपको आपका नंबर बताया जाएगा, है ना। तो इस बार की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग रही, ये बहुत ही दिलचस्प है। तो बच्चों, हमारा जो पाठ्यक्रम था, हमने दशमः पाठः तक संस्कृत पढ़ लिया था और न सिर्फ पढ़ा बल्कि अनेक बार उसकी पुनरावृत्ति भी हमने की। ठीक है, लेकिन इसके पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, आप सोच रहे होंगे कि सर, वो जो घड़ी दिख रही थी शुरू में, सर उस घड़ी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता था कि आप हिंदी संभावना का बैनर देखते थे और पाठ शुरू होता था और सीधे मैं आपके सामने आता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार आपके सामने एक घड़ी आई और वो टिक 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 कर रही थी और घड़ी का जो समय का जो कांटा है वो लगातार आगे बढ़ रहा था। मैंने आपको घड़ी क्यों दिखाया, मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, जरा आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि मैंने आपको घड़ी क्यों दिखाया। क्या कहना चाहता हूं मैं घड़ी से, जरा मुझे बताएं आप सभी। देखिए बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि समय बीतता चला जाता है और एक बार समय बीत जाता है तो फिर वो दोबारा नहीं आता। अभी आप सुबह सो करके उठे और पढ़ने के लिए बैठे हैं, दिन के 8 बज रहे हैं। ठीक है, ये 8:05 हो जाएगा, फिर 8:10 हो जाएगा, फिर 8:15 हो जाएगा, फिर 8:20 हो जाएगा, लेकिन अब वो पिछला 8 बजे फिर नहीं आएगा। एक एक पल जो आप पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, ऐसे घड़ी के साथ टिक 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 टिक, वो दोबारा नहीं आएगा। ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत याद करिए, हमने कभी शुरू किया था और आज ऑनलाइन पढ़ते हुए हम अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा भी दे दिए। तो आप सोचिए कि कैसे ये जो समय है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना है, समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ाई करना है। घर में जो हमारा समय बीत रहा है उसका बहुत अच्छे से सदुपयोग करना है। सिर्फ सो करके, खेल करके, टीवी देख करके समय नहीं बिताना है। बहुत समझिए कि ये समय आपको मिला हुआ है, आप इस समय का उपयोग कर सकते हैं। खूब लिखना सीखिए, खूब अक्षर बनाना सीखिए, शुद्ध लिखना सीखिए, कॉपी भर दीजिए लिख लिख करके, इतना लिखिए आप, सवालों का अभ्यास करिए, तब जाकर के समय का आप सही सदुपयोग करेंगे। नहीं तो एक दिन इसी तरह से वार्षिक परीक्षा भी आ जाएगी और आपको लगेगा कि अरे, साल भर का समय तो कोरोना कोरोना करते हुए बीत गया। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। आज हमें जो आजादी मिली है, उस आजादी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी। बहुत सारे महापुरुषों ने बहुत अथक परिश्रम किया, बहुत सारे महापुरुषों ने अपने जीवन का त्याग किया, अपने सुख सुविधाओं का त्याग किया। तब जाकर हमारे देश में जो अंग्रेजों का राज था वह खत्म हुआ और हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ। तो जब हमारा देश आजाद हुआ बच्चों और हमारे देश में लोकतंत्र बहाल हुआ, जब जनता का शासन आया, तो भारत देश के जो पहले प्रधानमंत्री बने वे बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही विद्वान, बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूं
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इलाहाबाद के रहने वाले थे। इलाहाबाद के शहर के बीचों बीच आनंद भवन नाम का उनका एक घर है, बहुत बड़ा घर है, और उसे उन्होंने राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। बहुत ही खूबसूरत है। आप वहां जाएंगे तो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो यादें हैं वो वहां संभाल कर रखी गई हैं, और उसी के ठीक बगल में स्वराज म्यूजियम है, उसमें भी हमारे देश में जो पुरानी ऐतिहासिक चीजें पाई गई हैं वो वहां पे रखी गई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बचपन से ही बहुत मेधावी और बुद्धिमान थे, और जब वे पढ़कर भारत आए, विदेश से पढ़कर भारत लौटे, तो गांधी जी को अपना गुरु बनाया इन्होंने, और गांधी जी के रास्ते पर चलने लगे। महात्मा गांधी में उन्होंने अपने जीवन का आदर्श देखा। उन्होंने ये देखा कि इस देश को अगर आजाद कराना है तो हमें सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा। तो गांधी जी के सदा समर्थक रहे और हमेशा उनके दिखाए हुए कदमों पर चलते रहे, और एक दिन भारत आजाद हुआ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए। और जिस समय भारत देश आजाद हुआ बच्चों, आप सभी को मालूम ही है कि देश में गरीबी छाई हुई थी, अंग्रेजों ने हमारे देश को बहुत बर्बाद किया था, है ना, बहुत कंगाल बना दिया था हमारे देश को। तो आजाद भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे हम अपने देश को फिर से खड़ा करें, कैसे हम अपने देश को फिर से विकास के रास्ते पर चलाएं। तो उस समय प्रधानमंत्री के सामने बहुत मुश्किल चुनौतियां थी। बहुत ही विद्वान व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बने तभी वो इन चुनौतियों से लड़ सकता था। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने और भारत को विकास के रास्ते पर आगे लेकर के चले। तो बच्चों, आज का ये जो पाठ है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित है। आइए सबसे पहले हम अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी की कुछ तस्वीरें हम देखते हैं। देखिए, तो बच्चों कैसी लगी ये तस्वीरें आपको? उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कभी समय मिलेगा तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की और भी तस्वीरें देखेंगे, ठीक है। आज का ये जो हमारा पाठ है वो इन्हीं के जीवन वृत्त पर आधारित है। और बच्चों, आप सभी से फिर मैं कहूंगा कि आप अपनी किताब खोल लीजिए, और मैं इस पाठ को पढ़ता हूँ। एकदम धीरे धीरे पढ़ूंगा, आप सभी को मैं समझाऊंगा, और जब हम इस पाठ को पढ़ लेंगे तो मैं आपको इस पाठ का अर्थ भी दूंगा और इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम समय और नहीं लगाते हैं और हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी अपनी किताब खोल लीजिए और मिलाइए। एकादशः पाठः पंडित जवाहरलाल नेहरू। श्री जवाहरलाल नेहरू संसारस्य महापुरुषः आसीत्। श्री जवाहरलाल नेहरू संसारस्य महापुरुषः आसीत्। श्री जवाहरलाल नेहरू संसार के महापुरुष थे। सः भारतस्य स्वतंत्रतायै अनेकानि कष्टानि असहत्। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक कष्ट सहे। कष्टानि असहत, अनेक कष्ट सहे। देशभक्त सह देशभक्त नायकः आसीत्। वे देशभक्त नायक थे। नायक का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं हीरो, उसे हम संस्कृत में नायक कहते हैं। तस्य जन्म उत्तर प्रदेशस्य प्रयाग नगरे अभवत्। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग नगर में हुआ। प्रयाग नगर को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? प्रयाग नगर को हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। बिल्कुल इलाहाबाद का जो हृदय स्थल है, बीचों बीच,
वहां पर बहुत बड़े जगह में जवाहरलाल नेहरू जी का घर बना हुआ है और उसे हम आनंद भवन के नाम से जानते हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है वहाँ का, बहुत अच्छा बागीचा है और कई घर बने हुए हैं, लगभग तीन। एक में नेहरू जी का परिवार रहता था, फिर उसके बगल में आनंद भवन का ही एक हिस्सा है जिसे हम स्वराज म्यूजियम कहते हैं बच्चों। उसमें हमारे देश में जब से ऐतिहासिक साक्ष्य मिलने शुरू हुए हैं उन्हें वहां संजो कर रखा गया है। बहुत ही जबरदस्त है। कभी आपको इलाहाबाद जाना हुआ तो आप स्वराज म्यूजियम जरूर जाइएगा और आनंद भवन भी जाना चाहिए। जब वहां आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि नेहरू जी का घर कैसा था। वहां पर उनकी जो बेटी थी इंदिरा गांधी, वे भी हमारे देश की प्रधानमंत्री रही, उनके भी बचपन की तस्वीरें, बचपन के सामान जो वो इस्तेमाल किया करती थी, या नेहरू जी या गांधी जी जिन चीजों को इस्तेमाल किया करते थे, जिन चरखों को इस्तेमाल किया करते थे, वे सभी चीजें वहां बिल्कुल सजा कर रखी हुई हैं बच्चों। दरवाजों पर इस तरह से शीशा लगाया गया है कि कोई कमरे के भीतर प्रवेश न कर सके, शीशे के बाहर से ही लोग झांक झांक के ऐसे देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और आनंद भवन में ही एक कोने में प्लेनेटेरियम है। जब वहां आप जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ रुपए का टिकट कटाना होता है और आप अंदर जाकर के पूरे अंतरिक्ष को देख सकते हैं। आपको याद है, आप जब छोटे थे तो स्कूल में भी आप एक बार प्लेनेटेरियम में तारों को और ग्रहों को देख रहे थे। बिल्कुल उसका बड़ा रूप वहां पर आनंद भवन में है। तो चलिए फिर से हम यहाँ देखते हैं कि तस्य जन्म उत्तर प्रदेशस्य प्रयाग नगरे अभवत। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग नगर में हुआ। तस्य जनकः मोतीलाल नेहरू माता च स्वरूप रानी आसीत। उनके पिता मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूप रानी थीं। फिर से देखिए, तस्य जनकः मोतीलाल नेहरू माता च स्वरूप रानी आसीत। उनके पिता मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूप रानी थीं। बच्चों यहां पर देखिए च का प्रयोग किया गया है। च का प्रयोग क्यों करते हैं? जब दो शब्दों के बीच में हमें और शब्द लगाना होता है, और उसे हम संस्कृत में कहते हैं च। जैसे हम कहते हैं ना चाचा और चाची, तो हिंदी में और बीच में लगा, लेकिन संस्कृत में च बाद में लगता है। चाचा चाची च। राजा और रानी, राजा रानी च। माता और पिता, माता पिता च, ऐसा लगता है। ठीक है, तो यहां पर वही प्रयोग है। तस्य जनकः मोतीलाल नेहरू माता च स्वरूप रानी आसीत। उनके पिता मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूप रानी थीं। सह बाल्यकाले उच्च शिक्षायै विदेशम अगच्छत। सह बाल्यकाले, वे बाल्यकाले मतलब बचपन में ही, सह बाल्यकाले वे बचपन में, उच्च शिक्षायै उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, विदेशम अगच्छत विदेश गए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नेहरू जी बचपन में ही विदेश चले गए। सह बाल्यकाले उच्च शिक्षायै विदेशम अगच्छत। वे बचपन में उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए। तत्र सह विधि शास्त्रम अपठत। वहां वे विधि शास्त्र पढ़े। विधि शास्त्र मतलब बच्चों लॉ की पढ़ाई है ना, कानून की पढ़ाई, जिसको पढ़कर लोग वकील बनते हैं ना, एडवोकेट बनते हैं, वही पढ़ाई करने के लिए वे विदेश चले गए। तत्र सह विधि शास्त्रम अपठत। वहां वे विधि शास्त्र पढ़े, वहां वे कानून की पढ़ाई पढ़े। भारतम आगत्य सह महात्मा गांधिनः संसर्गेण देशस्य सेवायां संलग्नः अभवत्। थोड़ा बड़ा है इसलिए एक एक शब्द का अर्थ समझिए। भारतम आगत्य, भारत आकर,
स महात्मा गांधीनः संसर्गेण, वे महात्मा गांधी का साथ पाकर या साथ महात्मा गांधी के संपर्क में रहकर देशस्य सेवायाम, देश की सेवा के लिए संलग्न अभवत, लग गए, जुट गए। तो अब इसका एक सहज अर्थ निकालिए, क्या होगा? भारतम आगत्य सह महात्मा गांधीनः संसर्गेण देशस्य सेवायाम संलग्न अभवत, भारत आकर वे महात्मा गांधी के साथ देश की सेवा में संलग्न हुए। देशस्य स्वतंत्रतायै सह बहुवारं कारागारम् अगच्छत्, देशस्य स्वतंत्रतायै, देश की स्वतंत्रता के लिए, सह बहुवारम, वे अनेक बार, कारागारम अगच्छत, कारागार मतलब होता है बच्चों जेल, कारागारम अगच्छत, जेल गए। बच्चों नेहरू जी, गांधी जी, इन सभी लोगों ने बहुत कष्ट सहा। इन्हें अंग्रेज सरकार अधिकतर जेलों में रखती थी और बहुत सुविधाएं नहीं देती थी, बहुत कष्ट से जीवन बीतता था। तो देखिए, देशस्य स्वतंत्रतायै सह बहुवारं कारागारम अगच्छत, देश की स्वतंत्रता के लिए वे अनेक बार कारागार अर्थात जेल गए। नेहरू महोदयस्य प्रयत्नेन, प्रयत्नेन मतलब प्रयास से, प्रयत्न से, नेहरू महोदयस्य प्रयत्नेन जनाः भारतस्य स्वतंत्रतायै उद्यता अभवन। एक एक अर्थ समझिए, क्या इसका अर्थ निकलेगा? नेहरू महोदयस्य, जहां पर से लगा होता है बच्चों, आप सभी को मैंने कहा था ना आदर्श रूप याद करने के लिए, तो कारक के हिसाब से जहां पर से लगता है वहां का के की रा रे री, संबंध कारक है ये। तो क्या हो जाएगा? नेहरू महोदयस्य, नेहरू महोदय के, प्रयत्नेन, प्रयत्न से, प्रयत्नेन, प्रयत्न से, जनाः मतलब लोग, भारतस्य भारत की, स्वतंत्रतायै स्वतंत्रता के लिए, उद्यता आगे बढ़े, अभवन हुए, तो उद्यता अभवन आगे बढ़े, है ना। तो अब इसका पूरा अर्थ समझिए, मैंने एक एक शब्द का अर्थ बताया आपको, ध्यान से देखिए। नेहरू महोदयस्य प्रयत्नेन, नेहरू महोदय के प्रयास से, जनाः भारतस्य स्वतंत्रतायै, लोग भारत की स्वतंत्रता के लिए, उद्यता अभवन आगे बढ़े, तैयार हुए, है ना। सर्वैः प्रयत्नैः, सभी के प्रयत्न से, सर्वैः सभी के, प्रयत्नैः प्रयत्न से, भारतः भारत, स्वतंत्रम अभवत स्वतंत्र हुआ। सर्वैः प्रयत्नैः भारतः स्वतंत्रतम अभवत, सभी के प्रयत्न से भारत स्वतंत्र हुआ। तो बच्चों ये एक पहला पैराग्राफ है जिसे मैंने आपको पढ़ करके सुनाया और फिर मैंने उसका आपको अर्थ बताया। ठीक है, इतने में मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। आप सभी बहुत ध्यान से किताब में मिलाइए। किताब में मिलाएंगे तो आपको एक एक शब्द का अर्थ समझ में आएगा और तब आपको पाठ आप अच्छे से समझ सकेंगे। तो चलिए मैं दूसरा पैराग्राफ शुरू करता हूं। श्री जवाहरलाल नेहरू भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री आसीत्। श्री जवाहरलाल नेहरू भारतस्य प्रथमः प्रधानमंत्री आसीत्। श्री जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारतस्य हिताय, भारतस्य भारत के, हिताय मतलब हित के लिए, भारत के हित के लिए, सह स्वजीवनम अपि अयच्छत्। सह मतलब वे, स्वजीवनम मतलब अपने जीवन को, अपि मतलब होता है भी, अयच्छन मतलब दिए।
क्या अर्थ निकला इसका? भारत के हित के लिए उन्होंने अपना जीवन भी दे दिया। भारत के हित के लिए उन्होंने अपना जीवन भी दे दिया। अब आगे देखिए, सह शिशुषु स्निह्यति स्म। सह शिशुषु स्निह्यति स्म। सह मतलब है शिशुषु, मतलब शिशु मतलब छोटे बच्चे, आप लोगों जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चों को बहुत स्नेह करते थे। सह मतलब वे, शिशुषु मतलब छोटे बच्चों से, स्नेह्यति स्म स्नेह करते थे। अब आप देखिए, भारतीय इतिहास में अकेले एक नायक हैं, अकेले एक ऐसे नेता हैं जिन्हें बच्चे नेहरू जी नहीं कहते, चाचा नेहरू कहते हैं। और सर्वकाल तक, जब तक नेहरू जी को याद किया जाएगा, बच्चे उन्हें चाचा नेहरू ही कहेंगे। उस समय बच्चे नेहरू जी जहां भी जाते थे तो बच्चों से बहुत स्नेह से मिलते थे, बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे हमेशा। और इस किताब में भी देखिए लिखा हुआ है कि सह शिशुषु स्नेह्यति स्म, वे बच्चों से अत्यंत स्नेह करते थे। शिशवः अपि तं पितृभ्यः नेहरू इति नाम्ना वदन्ति स्म। देखिए, मैंने कहा ना आपको कि शिशवः अपि, शिशवः बच्चे भी, बहुवचन है बच्चों का, शिशवः अपि बच्चे भी, तम उन्हें, पितृभ्यः नेहरू चाचा नेहरू, पितृभ्यः नेहरू चाचा नेहरू, इति नामना वदन्ति स्म इस नाम से बोलते थे। तो अब इसका एक सही अर्थ क्या निकला? इसका सही अर्थ निकला, बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे, या जानते थे मत कहिए, वदन्ति स्म बोलते थे। तो अर्थ क्या निकलेगा? चाचा, बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू बोलते थे, बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू बोलते थे। अब देखिए, 1964 तमे वर्षे सह महापुरुषः दिवंगतः अभवत्। 1964 ईस्वी में वे महापुरुष दिवंगत हो गए। दिवंगत होना मतलब मृत्यु को प्राप्त कर जाना, मर जाना। तो क्या अर्थ निकला? 1964 ईस्वी में ये महापुरुष दिवंगत हो गए। आप भी दिवंगत ही लिखिए, दिवंगत मतलब होता है मर जाना। तो मर जाना शब्द अच्छा नहीं लगता, इसलिए दिवंगत होना शब्द हम लिखते हैं। 1964 ईस्वी में ये महापुरुष दिवंगत हो गए। भारतीयाः सदा तं महापुरुषं सादरं स्मरिष्यन्ति। भारतीय जन हमेशा इस महापुरुष को आदर से याद करेंगे। भारतीय जन सदा हमेशा, तम महापुरुषम इस महापुरुष को, सादरम स्मरिष्यन्ति सादर याद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये जो पाठ है इसका अर्थ मैंने आप सबको बता दिया, और उम्मीद है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। नेहरू जी के बारे में आपको जानने का मौका मिला होगा बच्चों। ठीक है, तो जब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलूंगा तो मैं इस पाठ का पूरा अर्थ यहाँ पर लिखूंगा, और आप भी जैसे पिछली कक्षाओं में हम अर्थ लिखते थे वैसा ही आप अर्थ लिखेंगे बच्चों, और उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर हम करेंगे। हालांकि इसका प्रश्न उत्तर बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान। ठीक है, तो हम इसका प्रश्न उत्तर भी लिखेंगे, और अभ्यास और प्रश्न में जितने प्रश्न हैं सबको हम अगली कक्षा में करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि हर पाठ में जो शब्दार्थ होते हैं बच्चों, शब्दार्थ को बहुत ही सावधानी से याद करना चाहिए। सब शब्दार्थ अगर आपको याद हैं तो संस्कृत का अनुवाद करने में आपको किसी तरह की दिक्कत
नहीं आएगी। ठीक है, देखिए जैसे जनकः, जनकः मतलब होता है पिता। नायकः, नायकः मतलब नेता, है ना। नायक को अंग्रेजी में हम हीरो भी कहते हैं, ठीक है। नेता को अंग्रेजी में लीडर कहते हैं, लेकिन हम नायक को नेता कह सकते हैं। बाल्यकालम मतलब बचपन, बाल्यकालम बचपन का समय, है ना। विधि शास्त्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया, विधि शास्त्रम का मतलब होता है कानून का शास्त्र, है ना, विधि का शास्त्र, है ना, लॉ जिसे हम कहते हैं। संसर्गेण, संसर्गेण मतलब मेल से, संसर्ग मतलब होता है मिलना, है ना, तो संसर्गेण मतलब मिल के, मेल से। बहुवारम मतलब अनेक बार, बहुत बार। कारागारम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कारागारम मतलब होता है जेल, है ना, जिसे हम कारागार भी कह सकते हैं हिंदी में। अगर आप इसके अनुवाद में सीधे सीधे कारागार लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उद्यता मतलब तैयार रहना, हमेशा तैयार रहना, उसे उद्यत कहते हैं। जब हम किसी काम को करने के लिए बहुत आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, तो उसे हम कहते हैं उद्यत होना। शिशु मतलब आप जानते ही हैं बच्चा। पितृव्यः, पितृव्यः मतलब होता है चाचा। तो चलिए मैं आपको एक काम देता हूं, चाची को संस्कृत में क्या कहेंगे? भाई चाचा को तो मैंने बता दिया आपको कि पितृव्यः कहेंगे, चाची को क्या कहेंगे? आप खोज के मुझे बताइएगा कि सर चाची को क्या कहते हैं, जरूर करिएगा। सादरम आदर सहित, प्रयत्नम कोशिश करना, कोशिश, संलग्न मतलब लगना, जब हम किसी काम को करते हैं तो हम उसमें संलग्न हो जाते हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने में संलग्न हो जाते हैं, मतलब लग जाते हैं। तो संलग्न मतलब होता है किसी काम को करने में लग जाना। दिवंगतः मतलब मरना, है ना, दिवंगतः मरना। स्मरिष्यन्ति याद करना, याद करेंगे, भविष्य काल हो जाएगा। याद करिए, मैंने आपसे कहा था ना, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। मैंने आपको याद करने के लिए कहा था ना, बिल्कुल वही है। स्मरिष्यन्ति मतलब याद करेंगे, भविष्य काल। स्नेह्यति स्म स्नेह करते थे, स्नेह्यत, स्नेह्यति, स्नेह, स्नेह से स्नेह्यति, स्नेह्यति स्नेह मतलब प्रेम, स्नेह मतलब प्रेम। किसी से जब हम स्नेह करते हैं, बच्चों से स्नेह करते हैं, तो उसे हम प्रेम कहते हैं। स्नेह करना को आप संस्कृत हिंदी में भी आप स्नेह कह सकते हैं, हिताय भलाई के लिए। तो इस तरह से बच्चों ये जो शब्दार्थ है इसे भी आप देखेंगे। शब्दार्थ बहुत महत्वपूर्ण है जैसा कि मैंने बताया। तो अब हमारी कक्षा का जो समय है वो हो चुका है। तो मैं आप सभी से इतना ही कहूंगा कि एक बार आप सभी आधे घंटे की कक्षा है आपकी, तो इससे ज्यादा अब मैं और नहीं बता सकता आपको। तो जब आप वीडियो बंद करेंगे तो आप एक बार इस पाठ को जरूर पढ़ेंगे, अपने से पढ़ेंगे। वीडियो को बंद करके इस पाठ को एक बार अपने से पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपको ये पाठ कहां कहां समझ में नहीं आया, किन किन पंक्तियों का अर्थ आपसे नहीं बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो जिन पंक्तियों का अर्थ आपसे नहीं बनेगा तो पहले आप शब्दार्थ में देखेंगे कि इसका शब्दार्थ क्या है। उसके बाद भी अगर अर्थ नहीं बन रहा है तब आप वीडियो दोबारा देखेंगे और उसका अर्थ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और इस पाठ का अर्थ लिखेंगे, प्रश्न और अभ्यास लिखेंगे। ठीक है, तो इस कक्षा में बस यहीं तक। नमस्कार।